तो 2-3 तारीख लगती थी। अगली तारीख पर जज ने कहा तुम नौजवान हो, तुम्हारी आयु 20-21 साल है, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है, मैं चाहता हूं तुम्हें मृत्युदंड ना दिया जाए, तुम्हें आजीवन कारावास दे दिया जाए। आजीवन कारावास ज्यादा 20 साल का उस समय होता था, अब तक अभी तक 20 साल के रहा। 20 वर्ष में रात दिन जोड़ के तुम्हें जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। 20 साल बाद तुम जेल से छूट जाओगे और 20 साल बाद अपने गृहस्थी बसाना, अपने घर के कार्य करना। बोलो तुम फांसी चाहते हो या आजीवन कारावास चाहते हो? मदन लाल बोले मुझे फांसी दे दो, फांसी दे दो मुझे। जज बोला कैसा पागल आदमी, लोग जीवन चाहते हैं, मृत्यु चाहता है। बोले मुझे फांसी दे दो। बोले फांसी क्यों चाहते हो? बोले फांसी इसलिए चाहता हूं, तुम्हारी जेल में रह करके 20 साल में तो शरीर जर्जर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, और आज मुझे तुम फांसी दे दोगे। हम आर्य हैं, वैदिक धर्मी हैं, 9 महीने बाद फिर किसी माँ के गर्भ से फिर जन्म ले लेंगे और 20 साल बाद तो 20 साल का जवान होकर के तुम्हारी छाती पर मुंह दलने काम करेंगे। आप सोच सकते हो कैसे कर्म कर रहे होंगे? ऐसे लोगों से आजादी मिली। श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम, श्याम कृष्ण वर्मा की अस्थियां अभी तक जिनेवा में रखी थी। जिनेवा में 1930 में श्याम कृष्ण वर्मा की रखी थी, 1930 में। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियों को यहां जिनेवा में नहीं सलाना, भारत में ले जाना। तो रखी थी, इतने वर्ष बीत गए थे स्वतंत्रता को, 65-70 वर्ष बीत गए, किसी ने साहस नहीं किया लाने का। फिर आपको बता दूं, आप संज्ञान में रहे, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि जिनेवा में से श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां मंगाई और उनका स्मारक बनवाया। अब तक रखी थी, क्रांतिकारियों को पूछने वाली सरकार तो बनी नहीं थी आज तक। ये काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। क्या आप उसको निकाल के व्हाट्सएप डालेंगे और निकल जाएगी सारी बातें, आप गूगल में सर्च करोगे तो। एक बड़ा नाम आता है क्रांति में भगत सिंह का। भगत सिंह के बारे में बहुत लिखा गया। मैंने भगत सिंह के बारे में बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। और मैं एक बात बता दूं आपको, आप जो जिनको कुछ पढ़ने का चाव है, बोल रहा हूं, भगत सिंह पर आलोक सर्वाधिक लिखा गया, डॉक्टर साहब, सर्वाधिक। कुलदीप नैयर तो एक इतिहासकार हुए, पत्रकार हुए, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है क्रांति में एक प्रयोग भगत सिंह, ऐसे करके उसका टाइटल है। और बहुत सारी चीजें लिखी भगत सिंह पर, बहुत किताबें हैं, लेकिन एक पुस्तक उनकी भतीजी वीरेंद्र संधू ने लिखी, मिले तो जरूर पढ़ना। उस पुस्तक का टाइटल है युग दृष्टा भगत सिंह, उनके मृत्युंजय पुरखे। उसमें उन्होंने जो लिखा, जो संस्करण लिखे, वो विशेष रूप से लिखा। वो कहते जो मेरे परदादा अर्जुन सिंह थे, भगत सिंह के दादा, वो सबसे पहले आर्य समाजी बने। और कैसे आर्य समाजी बने तो उनके बारे में लिखती है, वो हवन कुंड को सिर पे रख के चलते। तो उनसे किसी ने पूछा कि सरदार जी हवन कुंड लोहे का टुकड़ा सिर पे रख के क्यों चलते हो? बोले पागलों, लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये हवन कुंड है, इसमें देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, इसका स्थान तो सिर के ऊपर ही होता है। श्रद्धा उनकी थी। एक क्रांतिकारी लेखक यशपाल नाम से, तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि एक दिन में भगत सिंह के उसमें ऑफिस में नीचे बैठा था, घर के जो उनका बैठक थी, और कुर्सी पर बैठा था, और मेज के नीचे कोई लोहे का डब्बा जैसा रखा था, टुकड़ा, वो कोई ऐसा, मैं बार बार अपना बूट मारता था। तो ऊपर से जीने से उतर करके आए भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, उसने मुझे देख कर धमकाया, अरे खोते क्या करते, हवन कुंड में लात मारता है। भगत सिंह और जगत सिंह 2 भाई थे। अच्छा, भगत सिंह के पिताजी 3 भाई थे, स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह और किशन सिंह। अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ थे। लाला लाजपत राय कौन थे? जिन्हें साइमन कमीशन के विरोध में लाठियां पड़ी और जो शहीद हो गए,
और जिन्होंने अंतिम वाक्य कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत के अंतिम कील साबित होगी। और आपको पता है, जब जब इनका बलिदान हो गया ना लाला लाजपत राय का, तो एक बासंती देवी नाम क्रांतिकारी महिला थी बंगाल की, वो भाषण दे रही थी खड़ी हुई लाहौर के चौराहे पर, और कह रहे थे है कोई ऐसा जो भगत सिंह, जो लाला जी के बलिदान का बदला ले। उसमें देवी कॉलेज में पढ़ते थे भगत सिंह के गुरु थे भाई परमानंद। भाई परमानंद बड़े क्रांतिकारी थे। भाई परमानंद के बारे में बात सुना, फिर आगे बढ़ता हूं। भाई परमानंद ने एक पुस्तक लिखी है, मेरा आजीवन कारावास। तो भाई परमानंद काले पानी के जेल में, उन्हें भी 2 बार का आजीवन कारावास मिला था। परमानंद ने अफ्रीका में जाकर ऐसा काम किया। तो परमानंद ने लिखा कैसे परिवार से थे भाई परमानंद। भाई परमानंद मतीदास के परिवार से थे। भाई मतीदास जिसको कहा जाता है इतिहास में, मतीदास कौन थे? मतीदास वह थे जब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ में 2 उनके साथी और थे, एक का नाम था मतीदास, एक का नाम था दयाल। दयाल को सतीदास कहते हैं सिख इतिहास में। तो वह मतीदास सतीदास 2 नाम सिख इतिहास में लिखे हुए हैं। तो जब औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और कहा इस्लाम स्वीकार करो, लाल किले के सामने का जो चांदनी चौक का मैदान है वहां खड़े रहे। लाल किले के में उसमें वहां सामने उनको फांसी दी, मारने के लिए खड़ा कर दिया। तो इतिहासकार लिखते हैं मतीदास को आरे से चीरा जाने लगा जिंदा। जब आरे से चीरा जाने लगा तो गुरु गोविंद सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तो मद्दास हंस करके बोले, गुरुजी धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान दे तो आंसू आने चाहिए, ये तो गर्व का विषय हमारे लिए। तो तेग बहादुर बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं डरता हूं, तो मेरा छोटा भाई है पर मेरे से पहले बलिदान दे रहा है। तो तब सब सिखों ने निर्णय लिया कि जिसको हमारे गुरु ने भाई कहा है उसकी पीढ़ी को भाई कहा करेंगे। तब से उनके परिवार के साथ नाम जुड़ा भाई। बोले इतने मेरे चचेरे भाई थे, इनका नाम था बाल मुकुंद। बाल मुकुंद की शादी हो गई और पहले जो पुराने लोग बैठे हो जानते, शादी पहले हो जाती, गोना बाद में होता था। गोना तो 35 साल बाद होता। गोना नहीं हुआ था उनका, लेकिन किसी केस में अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया काल कोठरी में। पीछे से परिवार के लोग उनकी पत्नी गोना कहा गया, उसका नाम था राम रखी। उसका नाम क्या था? राम रखी। राम रखी आई तो आगे पूछा मेरे पति कहाँ हैं? और वो समय था जब गोने से पहले पत्नी अपने पति के दर्शन नहीं करती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा थी। तो कहा वो जेल में है, तो देवी जेल में मिलने के लिए गई। और गई तो देखा एक छोटी सी 8 बाय 8 कोठरी में बाल मुकुंद लेटे हुए, एक गद्दे उस पर एक कंबल सा नीचे बिछाए हुए, उसी में सो जाना, उसी में नहाना, उसी में रहना। ये तो जेल है। पैर छुए देवी ने, कहा तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारी पत्नी। सोचो पहली बार मुलाकात हो रही, वो भी जेल में। कहाँ रहते हैं? पुलिस कोठरी में रहता हूं। खाते क्या हो? रोटी का टुकड़ा उठा के दे दिया। राख थी, मिट्टी थी, कुछ अन्न था। देवी ने अपने पल्लू से बांध लिया। कहा बिस्तर कैसा है? कंबल उठा के दिखा दिया, वो मोटा कंबल चुभने वाला। कहा किस लिए जेल में? बोले राष्ट्र के लिए जेल में। उस दिन घर आ गई वापस, और जैसी कोठरी अपने पति की थी वैसी घर में वैसी बना ली, उतनी बड़ी कोठरी। नीचे बिस्तर लगा लिया और वैसी आटा पीस लिया, मिट्टी डालकर उसी को रोटी खाती। जिस दिन बाल मुकुंद को प्रातःकाल फांसी हुई
और देवी को समाचार मिला, बैठ गई वो। कहते हे देव, तुमने राष्ट्र के लिए बलिदान दे दिया है, अब मेरा रहना भी यहाँ ठीक नहीं है, और शाम को 4 बजे राम के ने प्राण ले। अजीत सिंह के बारे में मैं क्या कहूं, अजीत सिंह को देश निकाले की सजा हुआ, और जिस दिन पुलिस पकड़ के ले गई उसी दिन उनका गोना हुआ। उनकी पत्नी नाम था हरनाम को। हरनाम को बैठी थी हाई, तभी गोना करके आई थी। सरदार जी को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। वो बोले कब तक आ जाओगे? बोले परसों तक आ जाऊंगा। और व्यक्ति फिर देश से बाहर रहे और 36 वर्ष बाद वापस। कितने वर्ष बाद? हमने इतिहास में एक बात पढ़ी है कि उर्मिला ने अपने पति की प्रतीक्षा, बोलो मेरा हृदय बड़ा, 14 वर्ष की थी। हरनाम को ने 36 वर्ष की। आए तो गाड़ी बड़ी, सफेद बाल हो गए। हरनाम को और पति की प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। बूढ़ी घर नहीं गई, वहीं प्रतीक्षा कर रही है। ये कोई बलिदान से कम बात थोड़ी। और जब वो आए, परिचय हुआ कि हाँ यही अजीत सिंह है। हरनाम कौर ने एक बात की, सरदार तुम्हारी परसों बहुत बड़ी होगी। 1947 में जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ उससे 5 साल 10 दिन पहले ही आई। पर जब सुना कि देश का विभाजन हो गया, हमने कभी नहीं चाहा था किसी क्रांतिकारी देश का विभाजन। वो तो अखंड देश चाहते थे, इसलिए लड़े थे। ये नहीं चाहता कि सदा के लिए समस्या हो जाए। और जिन्होंने बंटवारा किया, मैं तो कहता हूं बंटवारा कर तो ढंग से तो कर लेते, कम से कम बंटवारा करते ढंग से करे, समस्याएं तो ना पैदा होती। सरदार के हाथ पकड़ लिया सरदार ने और सरदार बोले देवी अब मेरा जाने का समय है। ये सारा जीवन तो देश की आजादी के लिए लग गया है, अगला जन्म मिलेगा तेरा कर्जा भी उतार दूंगा। ये इतिहास उसी परिवार का भगत सिंह जब बम छोड़ दिया, सैंडर्स को मार दिया। उन सब के नेता थे चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारियों के। अब उनको कैसे बचा के ले जाया जाए, कहां कैसे रक्षा की जाए भगत सिंह की, तो कहा कि प्लान बनाया कि इनको कलकत्ता भेज दें। कलकत्ता में एक लाला छज्जू राम रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले थे तो जाट, उनको लोग लाला जी कहते थे। ये जाट चौधरी हो, लेकिन वो लाला जी नाम संबोधित करते थे। और जहां आर्य समाज विधान सरणी है कलकत्ता में, उसके पास ही उनका मकान। उससे पहले भगत सिंह 3 बार गए थे कलकत्ता बारूद लेने के लिए। अब लेके कौन जाए? सुनो माता बहनों, ऐसे आजादी नहीं मिली, यहाँ पर कितना बड़ा योगदान बलिदान है। जब एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम था वोहरा, भगवती चरण वोहरा। उनकी पत्नी का नाम था दुर्गा, जिसको दुर्गा भाभी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उनके पुत्र का नाम था सचिन साल्यान, 5 साल के थे उस समय सचिन। भगत चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भगत सिंह की पत्नी बनी। सुखदेव उनका नौकर बना, बिस्तर उठाने वाला। और छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के भगत सिंह की पत्नी बनकर के भगत सिंह को कलकत्ता तक ले जाने का साहस जिस महिला ने किया, उसका नाम दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी से जब पूछा, दुर्गा भाभी तो अभी गुजरी है, और किस हालत में गुजरी बता दो। स्वतंत्र भारत में चाय बेच करके गुजरी, गाजियाबाद में चाय बेच करके। उनसे पूछा तुम क्या करते थे क्रांतिकारियों के लिए? उसने एक बात कही, बोले हम अपने पैरों में पिस्टल बांध करके, बम बांध करके क्रांतिकारियों को देने जाते। भगत चरण वोहरा की मृत्यु कैसे हुई? बम बनाते हुए हुई।
बम बना रहे थे, विस्फोट हो गया, समाप्त हो गए। और एक संस्मरण मुझे उस समय जब लिखा उसने, मेरी तो आंखों में आंसू छलकते जब पढ़ रहा था उस बात को। तो वहां लाहौर में जाने के लिए उसमें बैठे तांगे में सुखदेव और दुर्गा भाभी और भगत सिंह का हेड को, वो हेड वाला जो फोटो है तो वही का है, दाढ़ी वाड़ी कटवा करके सबसे पहले हमने जैसे गुब्बारा पर खड़े अधिकारी। अब जैसे ही वो बैठे उधर से भगत चरण वोहरा आ रहे साइकिल पर, और जैसे ही भगत चरण वोहरा को उसके पुत्र सचिन ने देखा तो पिता कहना चाहा। कल्पना करो सब जने, देखो दृश्य को, जैसे पी कहा था, दुर्गा ने मुंह पर हाथ रख दिया, बेटा मत बोल, किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगा। और भगत सिंह को ले गई और वहां कहां ठहरे, वहां छज्जू राम के यहाँ ठहरे। उन्होंने कहा यहाँ ठहरने के लिए जगह ठीक नहीं है। 3 महीने भगत सिंह आर्य समाज में रहे। जब वहां जाने लगे तो वहां का जो सेवक था तुलसी, उसको अपना थाली लोटा दे करके आए और एक बात कह के आए, जब तेरी समाज में कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति आए उसमें इन्हीं बर्तन उनको भोजन कराना, और ये कहना है भगत सिंह के बर्तन। एक बार ओम प्रकाश त्यागी सांसद रहे, वो गए, और शिव कुमार शास्त्री, तो दोनों को तुलसी ने कहा कि आपको राष्ट्रीय भोजन कराना, तो करा दे भाई। तो दाल चावल रोटी बनाई, तुलसी ने थाली लोटा निकाल करके लाया भगत सिंह का, उसमें भोजन कराने लगे। तो ओम प्रकाश जी बोले इसमें राष्ट्रीयता क्या है? तो राष्ट्रीयता ये है कि थाली लोटा भगत सिंह का है। ऐसा जुड़ाव आर्य समाज से रहा भगत सिंह का। दूसरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल का आप सब पढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल तो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो पूरे जीवन भर आर्य समाज में रहे। एक बार जब क्रांतिकारियों के केंद्र समझा आर्य समाज को अंग्रेज सरकार ने, तो उनके पिताजी से कहा कि अपने बेटे को रोक आर्य समाज में जाने के लिए। उसने कहा बेटा आर्य समाज में जाना बंद कर दे। बोले आर्य समाज में नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा आर्य समाज नहीं छोड़ता तो मेरा घर छोड़ दे। तो कहते पिताजी घर छोड़ दो, आर्य समाज नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों पिता को छोड़ देगा? तो कहता आर्य समाज तो माँ है, माँ बड़ी होती है और माँ कभी छोड़ा नहीं जाता, पिता को छोड़ा ही जाता। ऐसे क्रांतिकारी आपने राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को देखो। अंतिम समय दंड बैठक करा। एक शिव वर्मा नाम के एक लेखक हुए इतिहासकार, तो वो उन्होंने कभी, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था संस्मरण उनका, वो भगत सिंह की जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो मां है उसके साथ मिलने के लिए जेल में गए गोरखपुर। तो उनको ले गई वो, उसने कहा जन को जब उन्होंने बोले मेरी बहन का लड़का, ऐसे करके ले गई। तो कहते मिली तो मां को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गया। मां को देखते देखो मां कैसी मां रही हो। कहती राम प्रसाद बेटा यदि मुझे पता होता तो रोएगा मैं बिल्कुल ना आती। मुझे पता होता मुझे देख के तो रोएगा, कमजोर होगा इतना, तू मेरा बेटा इतना कमजोर है, तू दर्शन करने ना आती मैं तेरे, तो मिलने ना आती। मुझे तेरे आंखों में आंसू नहीं देखने थे, तूने मेरी कोख लगा दी है। उसने कहा मां आंसू इसलिए नहीं आए कि मैं डरपोक हूं, वो तो बहुत दिन बाद मिली है ना, इसलिए आंखों में आंसू आए। बोले बेटा मैं ऐसा चाहती हूं जब तू फांसी पर चढ़े तो तेरे चेहरे पर किसी प्रकार की उदासी ना हो, तेरी आंखों में आंसू ना हो, तेरे आंखों में लावा हो, और ऐसा लावा हो जो अंग्रेज सरकार को जला करके भस्म कर दे। ऐसी माताओं का इतिहास खड़ा। जब हम क्रांति के इतिहास की सारी चर्चा करते हैं, अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनके बारे में इतिहास में लिखा भी नहीं गया है। उसी के लिए सीधा सीधा हम कहते हैं कि जब गजट में लिखा गया, अंग्रेज सरकार से पूछा गया कि कितने क्रांतिकारी ऐसे जिनको तुमने फांसी दे दी, कितनों को तुमने, मैं अभी पिछले दिनों वहां गया, एक फतेहपुर जिले में स्थान पर था, दिल्ली
तो बिंदकी के पास एक पार्क है, वो वन विभाग की जगह, तो वहां घुमाने ले गए। वहां 52 इमली नाम के पेड़ है, 52 इमली नाम का पेड़। तो वो उस पेड़ के बारे में लिखा भी था, उन्होंने बताया कि 52 लोगों को 1857 में एक ही दिन अंग्रेज सरकार ने जिंदा लटका दिया, जिंदा फांसी दे। और अगली बात यह है, इतनी दहशत थी कि उनके सब 3 महीने तक लटके, 3 महीने। एक बार ठाकुर कोई हुए बागी, उनका कोई दल था, उन्होंने रात्रि में उन सबों को उतारा, तब उनको गंगा में प्रवाहित किया, उनकी अंत्येष्टि। तब तो हड्डी रह गई होगी। ऐसे अनेकों पेड़ है, अनेकों गांव हैं, अनेकों जगह हैं जहां क्रांतिकारियों और देश के लोगों को मार दिया गया। कितनी संख्या में? तो 1 मिनट की बात है कि माने कोई ग्राम, कितनी संख्या में? 7 लाख से ज्यादा, 7,65,000। तो ऑथेंटिक ऐसे मतलब लिखा हुआ, अंग्रेज सरकार ने लिखा, गजट में लिखा, जंतर मंत्र में जाके जो गजट है वो पढ़ ले जाके, उसमें लिखा हुआ है इतने लोगों को तो लिखित में फांसी, लिखित में मारे गए, तो जिनका नाम ही नहीं। असंख्यात लोगों के बल पर आज हम स्वतंत्र हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, 2 शब्द वीर सावरकर के। हाँ, इतिहास गाने से, इतिहास को कहने से ये हमें बोध होता है कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है कोई थाली में परस करके नहीं मिली। वीर सावरकर काला पानी है, और देखो काला पानी, एक ने पिछले दिनों का एक नेता ने, मैं वीर सावरकर, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। मैं तुम तो गांधी नकली हो। अच्छा बताओ मुझे, नकली है कि असली गांधी? बोलो। नकली। अरे भाई, पिता गांधी नहीं, माँ गांधी नहीं, नाना गांधी नहीं, तो असली की नकली? नकली। तुम तो गांधी भी असली नहीं हो। वीर सावरकर तो असली वीर सावरकर है, उसके जैसा कौन हो सकता है? तुम वीर सावरकर हो ही नहीं सकते। वीर सावरकर तो वो है जो कोल्लू में चल रहा है, कोल्लू में देश स्वतंत्रता के लिए। और वो उन्होंने उनके संस्मरण में लिखा है, कोल्लू में तेल निकल रहा है, जहां बैल जोता जाता है, वहां हमारे क्रांतिकारी जोते जा रहे हैं। और कहते एक दिन मैं कोल्लू चला रहा था, मुझे तेज बुखार था, नारियल का तेल निकलता था, बैल की जगह हमें लगाया जाता था, रुक जाते हंटर मारा जाता था। कहते मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मैंने पानी मांगा, मुझे पानी नहीं दिया, उन्हें बेहोश हो गया। और जब मेरी होश खुल के मैं देख रहा था, वो जेल का जो कर्मचारी था ना बारी, वो मेरे मुंह पेशाब कर रहा था। वीर सावरकर ने लिखा, समुद्र को पार किया सावरकर ने तो तैर करके, ऐसा साहसी व्यक्ति। इसलिए एक दो नहीं, चापेकर बंधु, रेंडी की हत्या की, तीनों के तीनों भाई फांसी पर चढ़ा, तीनों भाई, पूरे परिवार के परिवार समाप्त हो गए, घरों में आग लगा दी गई। तब आज हम स्वतंत्र हुए। हम सोचते स्वतंत्रता को, ये जो आजादी की जो इतिहास है ना, ये आजादी का इतिहास नीली शाही नहीं लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई है। सुभाष चंद्र बोस को देखो, एक में घटना पढ़ रहा था संस्मरण सुभाष चंद्र बोस की सेना। एक नौजवान सेना भर्ती होने के लिए गया सुभाष के यहाँ। सुभाष ने कहा, बेटा तुम ये बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले मेरी एक माँ है बस, और कोई नहीं है हमारा, मेरे पिता भी नहीं है, मेरी एक माँ है वृद्ध। बोले बेटा तुम्हें मैं भर्ती नहीं कर सकता, अपनी माँ की सेवा कर। तुम्हारी माँ की सेवा कौन करेगा? ये जवान घर आया, निराश हो गया। बोले बेटा क्या बात हुई? माँ ने पूछा। बोले माँ, मैं भारत माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे भर्ती नहीं किया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि तेरी माँ जीवित है, माँ की सेवा कर। अच्छा बेटा। माँ ने चिंतन किया, यदि मैं रहूंगी तो मेरा बेटा भारत माता की सेवा नहीं करेगा। इतिहास गवाह है इस बात का। वो माँ रात को फांसी लगा करके मर गई, तो लिखते चली गई, बेटा अब तो भारत माता की सेवा कर। ये सारी चीजें ऐतिहासिक हैं। आओ हम प्रेरणा नहीं चीजें। आज हम यदि स्वतंत्र हैं तो कृपा से
इसलिए आनंद का ये इतने वीर हुए, उनकी कृपा से आज हम स्वतंत्र तो हैं, और ये स्वतंत्रता इस तरह चले जाते रहने वाली नहीं, सीधी बात कहता हूं। क्यों? आप लोग सजग नहीं हो, आप बटे पड़े हो जातियों में, समुदायों में, वर्गों में, धर्म के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर एकत्र होना नहीं चाहते, राजनीति में बटे पड़े हो। आप देख लो जातिवाद अब भी कितना गहरा समाज के भीतर